2011 का रामलीला मैदान हो या 2014 के चुनावी मंच, एक नारा हर तरफ गूंज रहा था, ब्लैक मनी वापस लाओ। बिल्कुल। और सारा काला धन वतन वापस आएगा। ये वादे कोई नए तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले लगभग 70 सालों से हर सरकार ने इस पर बड़े बड़े दावे किए हैं। पर एक सवाल है, क्या? अगर कोशिशें इतनी हुई तो ये समस्या आज भी एक पहाड़ की तरह हमारे सामने क्यों खड़ी है? और आज हम इसी के तह तक जाएंगे। हाँ, आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि समस्या क्या है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शुरू कहाँ से हुई और इसकी जड़ें हमारे सिस्टम में कितनी गहरी हैं। सही बात है। हम देखेंगे कि काला धन असल में होता क्या है, ये हमारी अर्थव्यवस्था में फैलता कैसे है और इसे रोकने के लिए जो बड़े बड़े कदम उठाए गए वो उतने कामयाब क्यों नहीं हुए। हाँ, जितना सोचा गया था। और हमारी आज की बातचीत का आधार IMF, CBI और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के रिपोर्ट्स हैं। ओके। जो इस समस्या की तस्वीर आंकड़ों में दिखाती हैं। हमारा मकसद है इस जटिल पहेली के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखना। तो चलिए इसी जटिलता को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो है कितनी बड़ी। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आंकड़े अक्सर हवा में तैरते रहते हैं। हमारे स्रोत में IMF की एक रिपोर्ट का जिक्र है जो कहती है कि भारत की 20% से लेकर 50% तक की अर्थव्यवस्था आज भी ब्लैक इकोनॉमी है। 50%? 50%। ये तो देश के अंदर एक और देश चलाने जैसा है। और ये सिर्फ किसी एक विदेशी संस्था का अनुमान नहीं है। भारत की अपनी जांच एजेंसी CBI। हाँ, CBI का भी तो कुछ अनुमान है। उनका अंदाजा है कि ये रकम लगभग 28 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। 28 लाख करोड़। हाँ, इसे समझने के लिए सोचिए, ये भारत के सालाना बजट का लगभग 60 से 70% है। बाप रे। और तो और वर्ल्ड बैंक भी मानता है कि ये भारत की GDP का 20% से ज्यादा है। मतलब ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि इन्हें सिर्फ एक आर्थिक समस्या कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। जब आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती। जब हम काला धन कहते हैं तो दिमाग में सीधे रिश्वत, तस्करी या आतंकवाद का पैसा आता है। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है। तो क्या ये 28 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ऐसे ही गैर कानूनी कामों से आते हैं या इसकी परिभाषा कुछ और है? मतलब क्या हर काला धन गैर कानूनी होता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर इस मुद्दे की सारी जटिलता छुपी है। अच्छा। काले धन की सबसे सरल परिभाषा ये है, कोई भी ऐसा पैसा जिस पर सरकार को टैक्स न दिया गया हो। ओके, बस इतना ही? हाँ, अब वो पैसा आया कहाँ से है, ये बात बाद में आती है। इसे आसानी से समझने के लिए हमारे स्रोत इसे 2 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये 2 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा है शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी? इसमें वो सारी कमाई आती है जो है तो पूरी तरह से कानूनी, लेकिन सरकार को उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। जैसे कोई उदाहरण? सोचिए, आपका लोकल किराना स्टोर वाला जो आपको बिना बिल के सामान देता है। हाँ, देता है। और उस कमाई को अपनी किताबों में नहीं दिखाता। या एक ट्यूशन टीचर जो कैश में फीस लेता है और उसे डिक्लेयर नहीं करता। समझ गई। यहाँ काम गैर कानूनी नहीं है, पर टैक्स की चोरी हो रही है। हाँ। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वाह, तो इसका मतलब हम सब जाने अनजाने में शैडो इकोनॉमी का हिस्सा बनते रहते हैं। बिल्कुल। ये तो समस्या को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने जैसा है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है वो जिसे हम असल ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा। जैसे भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा, ड्रग्स का कारोबार, हथियारों की तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, ये वो डरावना हिस्सा है। हाँ, ये वो अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से छुपी हुई है, देश के कानून के खिलाफ चलती है और अक्सर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनती है। तो जब हम काले धन की बात करते हैं तो हमें इन दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। शैडो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी ज्यादा खतरनाक है। ये वर्गीकरण चीजों को बहुत साफ कर देता है। अब जब हम समझ गए हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है और इसका असली मतलब क्या है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत में इसकी जड़ें इतनी गहरी कैसे हो गई? आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत के लिए हमें आजादी के ठीक बाद के भारत में लौटना होगा। उस दौर में एक व्यवस्था थी जिसे लाइसेंस राज कहा जाता था। लाइसेंस राज सुना है इसके बारे में? सरकार का मानना था कि एक नए देश के संसाधनों को सही दिशा देने के लिए हर चीज पर कड़ा नियंत्रण जरूरी है।
आपको दुकान खोलनी है, फैक्ट्री चलानी है, कुछ इंपोर्ट करना है। हर चीज के लिए परमिट और लाइसेंस। बिल्कुल, हर चीज के लिए। लेकिन जहाँ भी इतनी ज्यादा पाबंदियां होती हैं, वहाँ तो एक समानांतर बाजार खड़ा हो ही जाता है। सही बात है। मुझे बजाज स्कूटर और सीमेंट का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, बताइए। उस जमाने में अगर किसी को बजाज स्कूटर खरीदना होता था तो उसे सालों इंतजार करना पड़ता था। वेटिंग लिस्ट 5 से 10 साल लंबी होती थी। बिल्कुल, और यहीं से एक नया बाजार पैदा हुआ, ब्लैक मार्केटिंग का। अच्छा। एक तरफ लोग सालों इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो आपको वहीं स्कूटर तुरंत ला सकते थे। बस थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। हाँ, बस आपको कीमत से कुछ ज्यादा पैसा कैश में देना होता था। यही हाल सीमेंट का था। आपको घर बनाना है पर सीमेंट बाजार में है नहीं, लेकिन कुछ डीलर्स के पास एक्स्ट्रा सीमेंट होता था जो ऊंची कीमत पर कैश में मिलता था। तो लाइसेंस राज ने अनजाने में ही लोगों को सिस्टम को बाईपास करने के रास्ते सिखा दिए। बिल्कुल। लेकिन उस दौर में तो कई लोगों का ये भी मानना था कि एक नए आजाद हुए देश के लिए इतना सरकारी नियंत्रण जरूरी था ताकि संसाधनों का सही बंटवारा हो सके। हाँ, ये तर्क दिया जाता था। तो क्या लाइसेंस राज अपने आप में एक बुरी चीज थी या उसका नतीजा बुरा निकला? देखिए, नियत शायद बुरी नहीं थी, लेकिन नतीजा बहुत बुरा निकला। इसने एक ऐसा तंत्र बना दिया जहां बाबुओं और नेताओं के पास बेहिसाब ताकत आ गई और भ्रष्टाचार वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। और इसी माहौल में एक और चीज ने आग में घी का काम किया होगा। हाँ, और वो थी हमारी टैक्स दरें। हाँ, ये भी एक हैरान करने वाला तथ्य है। 1970 के दशक में भारत में इनकम टैक्स की दर 98% तक पहुंच गई थी। हाँ, 97.75% सटीक होने के लिए। मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए तो आपको लगभग 98 रुपए सरकार को टैक्स में देने पड़ते थे। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। जाहिर है, जब आप किसी से उसकी कमाई का 98% हिस्सा मांगेंगे तो उसे बचाने का हर तरीका ढूंढेगा। बिल्कुल। तो एक तरह से सरकार की नीयत देश बनाने की थी, लेकिन 98% टैक्स लगाकर उन्होंने अनजाने में ही लोगों को सिस्टम को हराने का माहिर बना दिया। अच्छा। जो जुगाड़ आज हमारी पहचान का हिस्सा माना जाता है, उसकी जड़ें शायद यहीं से और ज्यादा मजबूत हुईं। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो प्रॉपर्टी की डील्स है, जो आज तक चल रहा है। बिल्कुल। आज भी आप घर खरीदने जाएं तो अक्सर सुनने को मिलेगा 60% व्हाइट में, 40% ब्लैक में लगेगा। हाँ, ये बहुत आम है। इतना नॉर्मल हो गया है कि कोई इस पे सवाल भी नहीं उठाता, और इसकी शुरुआत वहीं से हुई। कैसे? सरकार प्रॉपर्टी की एक सर्कल रेट तय करती थी जो बाजार भाव से बहुत कम होती थी। तो लोग चेक से सिर्फ सर्कल रेट जितनी पेमेंट करते थे ताकि स्टैंप ड्यूटी बचे। चल रहा है। तो लाइसेंस राज और ऊंची टैक्स दरों ने देश के अंदर काले धन का एक मजबूत नेटवर्क बना दिया। लेकिन ये तो सिर्फ वो पैसा है जो देश के अंदर घूम रहा है। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब लोगों ने इस पैसे को देश के बाहर भेजने के रास्ते खोज लिए। हाँ, यहीं पर एंट्री होती है टैक्स हेवन देशों की। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब देश में पैसा छिपाना मुश्किल होने लगा तो लोगों ने इसे बाहर भेजना शुरू कर दिया। मॉरिशस, सिंगापुर, केमन आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड, ये सब नाम सुने हुए हैं। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां टैक्स के नियम बहुत ढीले हैं और वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपका पैसा कहां से आया। ये काम कैसे करता है? मतलब पैसा भारत से इन देशों में जाता कैसे है और फिर उसका होता क्या है? इसका एक बहुत ही प्रचलित तरीका है जिसे हमारे स्रोत में समझाया गया है। मान लीजिए किसी ने भारत में भ्रष्टाचार से 100 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है। वो इसे हवाला जैसे गैर कानूनी तरीकों से मॉरिशस भेजता है। वहाँ वो एक कागजी कंपनी बनाता है जिसे शेल कंपनी कहते हैं। ओके, सिर्फ कागजों पर। हाँ, अब ये शेल कंपनी उसी 100 करोड़ रुपए को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के तौर पर निवेश कर देती है। क्या? कागज पर ये एक विदेशी निवेश लगता है जिससे देश में विकास हो रहा है, लेकिन असल में ये देश का ही काला धन होता है जो सफेद होकर घूमकर वापस आ गया है। बिल्कुल, इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ये तो एक चक्रव्यूह जैसा है जिसकी जड़ें ऐतिहासिक भी हैं और वैश्विक भी। अब अगर हम आधुनिक दौर की बात करें तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। हाँ, कोशिशें तो हुई। इसमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित कदम था 2016 की नोटबंदी। बिल्कुल। इसे तो भ्रष्टाचार और काले धन पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पेश किया गया था। हाँ, 8 नवंबर 2016 की रात को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला
वाकई एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। इसका मुख्य उद्देश्य था सिस्टम में जो बेहिसाब काला कैश घूम रहा है उसे एक झटके में खत्म कर देना। सोच ये थी कि जिनके पास बोरियों में कैश भरा है वो उसे बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे और वो पैसा कागज का टुकड़ा बन जाएगा। एक मिनट, लेकिन सरकार का तर्क तो ये भी था कि सारा कैश सिस्टम में वापस आने से उसकी गिनती हो जाएगी और हर चीज रिकॉर्ड पर आ जाएगी। हाँ, ये भी एक तर्क था। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इसका असर बहुत सीमित रहा। तो क्या ये माना जाए कि सरकार को ये अंदाजा ही नहीं था कि असली काला धन कैश में है ही नहीं? ये एक बहुत ही जरूरी बहस है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नोटबंदी जिस धारणा पर आधारित थी वो ही शायद पूरी तरह सही नहीं थी। मतलब? ज्यादातर समझदार लोग अपनी ब्लैक वेल्थ यानी काली संपत्ति को कैश में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि कैश की वैल्यू महंगाई के साथ कम होती जाती है और उसे छुपाना भी मुश्किल है। वो इसे सोना, रियल एस्टेट या फिर विदेशी करेंसी में निवेश कर देते हैं। अच्छा, ये चीजें ज्यादा सुरक्षित हैं, इनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है और इन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कैश पर हमला करने से इस बड़ी संपत्ति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। मतलब जिस चीज को रोकने के लिए कानून बना, उसने अनजाने में उसे और बढ़ावा दे दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, इसे अनअपेक्षित परिणाम या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ऐसा ही कुछ पुराने कानूनों के साथ भी हुआ। जैसे गोल्ड कंट्रोल एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे फेरा कहते थे। इनका मकसद सोने और विदेशी मुद्रा के अवैध लेन देन को रोकना था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्या हुआ? इन पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए कि सोने की तस्करी और हवाला का नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संगठित हो गया। अरे, लोगों ने पाबंदियों से बचने के नए और ज्यादा कारगर रास्ते निकाल लिए। तो ऐसा लगता है कि हर कदम के जवाब में सिस्टम एक नया तोड़ निकाल लेता है। बिल्कुल। हाल के वर्षों में सरकार ने कुछ और कार्रवाइयां भी की हैं, जैसे मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन किया गया। हाँ, इसका शायद मकसद उसी एफडीआई वाले लूपहोल को बंद करना था जिसकी हमने बात की थी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संशोधन के बाद अब उन देशों से आने वाले निवेश पर भारत में टैक्स लगाया जा सकता है, जिससे राउंड ट्रिपिंग पर कुछ हद तक लगाम लगी है। और इसके अलावा सरकार ने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम भी शुरू की, जिसमें लोगों को अपनी अघोषित संपत्ति घोषित करने का एक मौका दिया गया और साथ ही बेनामी एक्ट को और सख्त बनाया गया। अच्छा, ताकि जो लोग दूसरों के नाम पर अपनी संपत्ति छिपाते हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक रियलिटी चेक हमारे सामने आता है। हाँ। हर नियम और कानून के बाद लोग नए नए लूपहोल्स यानी कमियां ढूंढी लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई कभी जीती ही नहीं जा सकती? और यहीं पे हमें समस्या की असली जड़ तक पहुंचना होगा। ये सिर्फ नीति या कानून का मामला नहीं है। असली कारण सोच में बदलाव और नागरिक जिम्मेदारी की कमी है। अच्छा। सरकार नीतियां बना सकती है, सजा का प्रावधान कर सकती है, लेकिन असली बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक लोग खुद इसमें शामिल नहीं होंगे। सही बात है। कानून तो बनते रहते हैं, लेकिन जब तक समाज में टैक्स चोरी को स्मार्टनेस और बिना बिल के सामान खरीदने को बचत माना जाएगा, तब तक इस समस्या की जड़ें मजबूत रहेंगी। वाह, तो मतलब ये सिर्फ कानून तोड़ने की बात नहीं है, ये एक सामाजिक आदत बन चुकी है। ये तो समस्या को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने जैसा है। बिल्कुल। अब तक हमने समस्या के आकार, उसकी जड़ों और उसे रोकने की कोशिशों पर बात की, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस पूरी चर्चा का एक आम इंसान के जीवन से क्या लेना देना है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, एफडीआई, टैक्स हेवन, जीडीपी, लेकिन मेरे आपके जैसे आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका असर सीधा और बहुत गहरा है। ब्लैक इकोनॉमी, देश के विकास, चुकाए जाने वाले टैक्स, सरकारी योजनाओं, रोजगार और यहाँ तक कि महंगाई, इन सब पर सीधा और नकारात्मक असर डालती है। इसे अगर और सरल शब्दों में समझाएं, तो जब अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा टैक्स नेट से बाहर होता है, तो सरकार के खजाने में पैसा कम आता है। बिल्कुल। इसका मतलब है मेरे इलाके की सड़क बनने में देरी होगी, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं कम होंगी और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। और इसका दूसरा पहलू भी है। वो क्या? जब सरकार के पास पैसा कम होता है, तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए उन लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा देती है जो ईमानदारी से टैक्स चुका रहे हैं, यानी आप और हम जैसे सैलरी पाने वाले लोग। हाँ। इसके अलावा जब बाजार में इतना सारा बेहिसाब पैसा होता है, तो ये महंगाई को भी बेतहाशा बढ़ाता है। खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी की कीमतें आम आदमी की पहुंच से कैसे बाहर हो जाती हैं।
इसका एक बड़ा कारण यही है कि इस सेक्टर में बहुत सारा काला धन लगा हुआ है। तो अगर एक लाइन में कहें तो अगर एक लाइन में कहें तो जितना ज्यादा काला धन होगा, देश की विकास दर उतनी ही धीमी होगी, भ्रष्टाचार और महंगाई उतनी ही बढ़ेगी और एक ईमानदार नागरिक को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं उतनी ही कम होगी। ये एक ऐसी समानांतर अर्थव्यवस्था है जो देश की मुख्य अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह अंदर से खोखला करती है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोता के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। सरकार की नीतियां और कानून अपनी जगह है, लेकिन सोचिए अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर होने वाले छोटे छोटे काले लेन देन को न कहना शुरू कर दे, जैसे बिना बिल के सामान लेने से मना कर दे, प्रॉपर्टी में कैश देने से इनकार कर दे, छोटी मोटी रिश्वत को नकार दे, तो क्या हम सब मिलकर इस विशाल समानांतर अर्थव्यवस्था की नींव को हिला नहीं सकते? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।